बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था, दैट इज़ सेंटीमेंट एनालिसिस। इस वीडियो के अंदर हम सेंटीमेंट एनालिसिस का एक बेस लाइन एल्गोरिदम जो है उसको डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सेंटीमेंट क्लासिफिकेशन के हवाले से अगर हम बात करें तो सबसे पहले जिस एरिया पे काम हुआ, जिस डोमेन पे काम हुआ, दैट वाज मूवी रिव्यूज़। और ये इवन 2002 के अंदर एक डाटा सेट जो है वो पब्लिश किया गया, जिसे पोलैरिटी डाटा 2.0 का नाम दिया गया। ये डाटा सेट जो है ये फ्रीली अवेलेबल है, आप इसके साथ जो है वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ये लिंक जो है आपको नज़र आ रहा है, इस लिंक पे आपको ये डाटा सेट ईज़िली मिल जाएगा। इसमें बेसिकली टास्क ये था कि पोलैरिटी डिटेक्ट की जाए कि आईएमडीबी जो एक मूवीज़ का एक वेबसाइट है जिसके अंदर मूवीज़ की इंफॉर्मेशन है और उसके रिव्यूज़ जो हैं वो भी अवेलेबल हैं। तो उसमें से डाटा कलेक्ट किया गया और उसको जो है खुद से लेबल किया गया कि ये जो है मूवी का जो रिव्यू है ये पॉजिटिव है और ये जो रिव्यू है ये नेगेटिव है। तो उसमें बेसिकली मेथोडोलॉजी और अप्रोच इन लोगों ने यूज़ की, उसको हम थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे। कुछ इसकी एग्ज़ाम्पल्स जो इस डाटा सेट के अंदर अवेलेबल हैं, वो इस तरह से हैं। जैसे कि ये आप देख सकते हैं कि ये कुछ जो हैं वो पॉज़िटिव रिव्यूज़ हैं और कुछ जो हैं वो नेगेटिव रिव्यूज़ हैं। और ये किस तरह से पता चल रहा है हमें, कुछ इस तरह के वर्ड्स जो हैं, जैसे कूल है या अनबिलीवेबली डिसअपॉइंटिंग है। तो इससे हमें ये आइडिया हो रहा है कि ये कमेंट्स जो हैं लेफ्ट साइड वाले ये पॉजिटिव हैं और ये राइट साइड वाले जो हैं वो नेगेटिव हैं, उनका सेंटीमेंट जो है वो नेगेटिव है। बेसलाइन एल्गोरिदम जो पैंग और ली ने प्रपोज किया 2002 के अंदर, उसमें डिफरेंट स्टेप्स जो थे वो कॉमन स्टेप्स हैं जो कि यूज़ होते हैं किसी भी मशीन लर्निंग टास्क के लिए। टेक्स्ट पे जब हम काम करते हैं तो जैसे कि आपको पता है कि सबसे पहला हम काम करते हैं दैट इज़ टोकनाइजेशन। दूसरा जो स्टेप है दैट इज़ फीचर एक्सट्रैक्शन। और थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाता है कि हम कोई क्लासिफायर जो है वो यूज़ करते हैं। इसमें नैव बेस भी हो सकता है, इसमें मैक्स एन्ट्रॉपी क्लासिफायर भी हो सकते हैं और इसमें एसवीएम क्लासिफायर भी हो सकता है। ध्यान में रखें कि अभी हमने जो क्लासिफायर डिस्कस किया है, अभी हमने जस्ट एक ही क्लासिफायर देखा है और दैट इज़ नैव बेस, जो कि बेस रूल पे बेस करता है और प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्लासिफायर है। तो ये 3 सिंपल स्टेप्स हैं इस बेसलाइन एल्गोरिदम के अंदर, टोकनाइजेशन, फीचर एक्सट्रैक्शन और क्लासिफिकेशन यूजिंग अ क्लासिफायर। टोकनाइजेशन के अंदर जो है वो डिफरेंट इश्यूज़ हमें आ सकते हैं, क्योंकि अगर हम किसी डॉक्यूमेंट को देखें, सिंपल डॉक्यूमेंट को किसी बुक के अंदर या कोई आर्टिकल है, तो उसके अंदर हो सकता है कि आपको एचटीएमएल या एक्सएमएल मार्कअप जो है उसके साथ डील करना पड़े। ठीक है? एचटीएमएल मार्कअप से ये मुराद है कि कुछ इस तरह का कंटेंट हो आपके डॉक्यूमेंट के अंदर जो कि डॉक्यूमेंट की लुक एंड फील के हवाले से उसके अंदर ऐड किया गया है और लेकिन वो कंट्रीब्यूट नहीं करता उसका सेंटीमेंट के पॉजिटिव या नेगेटिव होने पे। यानी कि कोई हेडिंग अगर दी गई है तो हेडिंग जो है उसके लिए कोई टैग यूज़ किया गया है हेडिंग के लिए, तो वो टैग जो है एक्चुअली वो मैटर नहीं करता। तो हमें डील करना पड़ेगा कि किस तरह से हम एचटीएमएल और एक्सएमएल मार्कअप जो है उसको हैंडल कैसे करेंगे इफेक्टिवली। फिर ट्विटर का अगर हमने डाटा जो है उसको प्रोसेस करना है तो उसमें फिर नेम्स आ जाते हैं, आपने देखा होगा हैंडल्स आते हैं, एट एट द रेट। जब हम किसी को मेंशन करते हैं ट्विटर के अंदर या फेसबुक के अंदर तो ऐट करके हम उसका नाम लिखते हैं। तो उनको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, अगर कोई बंदा कमेंट दे रहा है तो डेफिनेटली अगर उसमें नाम जो है वो मेंशन किया हुआ है तो नाम जो है वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा कि वो सेंटीमेंट उसका पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसी तरह से हैशटैग्स हैं अगर, तो हैशटैग्स को हम कैसे प्रोसेस करेंगे? क्या उनको हम ऐड करेंगे अपने टोकनाइज़ेशन के अंदर? बाद में जब हमारे पास टोकन्स आएँगे, उसमें हैशटैग्स ऐड होंगे या नहीं होंगे? इसी तरह से कैपिटलाइज़ेशन है कि अगर कोई कैपिटलाइज़्ड लेटर है तो
तो उसको जो है हम प्रिजर्व रखेंगे या उसको लोअर केस कर देंगे, ठीक है। फिर फ़ोन नंबर है, फ़ोन नंबर्स हैं, डेट्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और फिर सबसे इंटरेस्टिंग जो है इसमें, ख़ासतौर पे ट्विटर पे या सोशल मीडिया की जो वेबसाइट्स हैं उसमें इमोटिकॉन्स जो हैं वो बहुत कॉमन है, ठीक है। स्माइली फेस हो गया, एंग्री फेस हो गया, इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है डेफिनेटली ये कंट्रीब्यूट करती है सेंटिमेंट एनालिसिस के हवाले से। अगर हम सेंटिमेंट्स को एनालाइज करना चाह रहे हैं तो इमोटिकॉन्स जो हैं वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं। जैसे कि ये पॉट्स जो है एक रिसर्चर है, उसने ये इमोटिकॉन्स के लिए ये इस तरह से रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो डिफाइन किया, जिससे कि डिफरेंट जो इमोटिकॉन्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। तो इस रेगुलर एक्सप्रेशन को आप देख सकते हैं डिटेल के अंदर कि ये कैसे काम करते हैं और किस तरह से ये डिफरेंट इमोटिकॉन्स को आइडेंटिफ़ाई करता है या एक्सट्रैक्ट करता है या सर्च कर सकते हैं आप इसको यूज़ करते हुए डिफरेंट इमोटिकॉन्स को। अच्छा, अब टोकनाइज़ेशन की तो हमने बात कर ली। दूसरी चीज़ जो है दैट इज़ फीचर्स जो हैं वो हम कैसे इसमें से निकालेंगे सेंटिमेंट क्लासिफ़िकेशन के लिए। फीचर्स जो हम डेटासेट देख रहे हैं और उसमें जो इनिशियली अप्रोच यूज़ की गई थी, उसमें एक इम्पॉर्टेंट इश्यू जो है उसको डील किया गया था और वो ये था कि अगर हमारे पास निगेशन है, जैसे आई डिडंट लाइक दिस मूवी, और अगर उसी के मुकाबले में एक और सेंटेंस है आई रियली लाइक दिस मूवी, तो इनको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? अगर हम सिर्फ बैग ऑफ वर्ड अप्रोच यूज़ कर रहे हैं और हमने सिर्फ वर्ड्स को ही कंसीडर करना है, तो पहले सेंटेंस के अंदर भी लाइक आ रहा है, दूसरे के अंदर भी लाइक आ रहा है, ठीक है। तो क्या डिडंट अलहदा रहेगा, लाइक जो है वो अलहदा रहेगा? तो इसके लिए जो है फिर ये भी है कि क्या सिर्फ हम एडजेक्टिव्स जो हैं वो यूज़ करेंगे, यानी कि लाइक है, ठीक है, लव है, इस किस्म के जो वर्ड्स हैं, जो एडजेक्टिव्स होते हैं, क्या सिर्फ हम उन वर्ड्स को यूज़ करेंगे या हम सारे के सारे वर्ड्स को जो हैं वो यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि खाली एडजेक्टिव्स को यूज़ करने से बात नहीं बनेगी, हमें सारे के सारे वर्ड्स जो हैं उनको यूज़ करना चाहिए ताकि हम बेहतर सेंटिमेंट्स को क्लासिफाई कर सकें। तो निगेशन के लिए जो संजीव दास और ये माइक चैन ने 2001 के अंदर जो है वो प्रपोज किया था, निगेशन को हम कैसे हैंडल करेंगे। आइडिया उसमें ये था कि हम नॉट अंडरस्कोर जो है वो ऐड कर दें हर जो निगेशन जहाँ से स्टार्ट हो रही है और उसके बाद अगर कोई पंक्चुएशन आ रही है, उसके दरमियान जितने भी वर्ड्स हैं उनसे पहले नॉट अंडरस्कोर जो है वो हम ऐड कर दें। जैसे कि ये एक अगर सेंटेंस आ रहा है, डिडंट लाइक दिस मूवी बट आई, तो उसमें जो कॉमा से पहले-पहले जो वर्ड्स आ रहे हैं और डिडंट के बाद जो वर्ड्स आ रहे हैं, उन सबसे पहले नॉट अंडरस्कोर जो है वो ऐड कर दें, ठीक है? तो उसमें क्या होगा कि नॉट लाइक जो है वो एक इस तरह का एक टोकन बन जाएगा, जिसमें कि एक्चुअली वो मीनिंग जो है वो रिप्रेज़ेंट हो रहा होगा कि मूवी इसने पसंद नहीं की, ठीक है? और फिर उसमें नैव बेस जो है क्लासिफायर वो हम यूज़ कर सकते हैं। नैव बेस जैसे कि हमने लास्ट वीक के अंदर देखा था कि उसमें हम प्रायर प्रोबेबिलिटी और जो लाइक्लीहुड है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास जो मैक्सिमम जिस क्लास की प्रोबेबिलिटी आती है वो प्रोबेबिलिटी हम असाइन करते हैं। और जो लाइक्लीहुड की प्रोबेबिलिटी हम कैसे कंप्यूट करते हैं वो हमने देखा था कि हम देखते हैं कि वर्ड जो है उसमें वो किसी क्लास में वो कितनी दफ़ा अकर कर रहा है और उसको डिवाइड कर देते हैं हम कि उस क्लास के अंदर टोटल जो है वो कितने वर्ड्स आ रहे हैं। और फर्दर हमने ये देखा था कि हम लेप्लेस स्मूथिंग जो है या एडवांस स्मूथिंग जो है उसके लिए +1 जो है वो ऐड करते हैं और वोकेबलरी साइज़ जो है वो डिनोमिनेटर के अंदर जो है वो हम ऐड करते हैं। तो ये नैव बेस एल्गोरिदम था हमारा। इसी नैव बेस एल्गोरिदम को हम सेंटिमेंट क्लासिफिकेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे हम एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म उसकी यूज़ करेंगे दैट इज़ नोन एज़ बाइनराइज्ड या बूलियन फीचर मल्टीनोमियल नैव बेस। अब इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें आइडिया ये है, इंट्यूशन ये है बेसिकली कि सेंटिमेंट और प्रोबेबली जो बाकी टेक्स्ट क्लासिफिकेशन की डोमेन्स हैं उसमें
जो वर्ड अक्रेंस है वो ज़्यादा मैटर करती है वर्ड फ्रीक्वेंसी से, ठीक है? यानी कि हम सिर्फ़ अगर ये देख लें कि एक वर्ड जो है वो डॉक्यूमेंट में प्रेज़ेंट है या नहीं है, तो शायद वो ज़्यादा फ़ायदेमंद हो हमारे लिए बनिस्बत इसके कि हम ये देखें कि वो वर्ड कितनी दफ़ा एक डॉक्यूमेंट के अंदर आ रहा है। जो नैव बेस एल्गोरिदम हमने पहले देखा था, उसमें वो वर्ड की टोटल फ्रीक्वेंसी जो है उसको काउंट करता है। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम बाइनराइज़्ड मल्टीनोमियल नैव बेस यूज़ करेंगे। जैसे कि इसकी एग्ज़ाम्पल ये है कि एक वर्ड है जैसे फैंटास्टिक है, किसी मूवी रिव्यू में फैंटास्टिक का वर्ड आता है, तो हमें उसका सेंटीमेंट का आइडिया हो जाएगा इससे कि ये लेट्स से पॉज़िटिव किसी मूवी के रिव्यू में फैंटास्टिक का वर्ड आएगा। तो लेकिन अगर 5 दफ़ा भी आता है तो फिर भी वो जो सेंटीमेंट है उस रिव्यू का वो पॉज़िटिव ही रहेगा। तो अगर 1 टाइम भी आता है तो हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो ये इसमें आइडिया है बेसिकली। तो बूलियन मल्टीनोमियल नैव बेस के अंदर क्या होता है कि वर्ड काउंट्स जो हैं उनको हम क्लिप कर देते हैं एट 1, यानी कि अगर है उसके अंदर जितनी भी दफ़ा आ रहा है उसको 1 काउंट दे देंगे। आपको याद होगा जैसे हमने इंफॉर्मेशन रिट्रीवल वाला जो लेक्चर था उसमें देखा था कि हम टर्म डॉक्यूमेंट इंसिडेंस मैट्रिक्स जो है वो बना लेते हैं। तो यहाँ पे भी वही आइडिया है कि टर्म की प्रेजेंस जस्ट मैटर करती है, तो हम जस्ट उसको 1 असाइन कर देंगे। अगर टर्म प्रेजेंट नहीं है तो उसको 0 साइन कर देंगे। अगर टर्म एक से ज़्यादा दफ़ा भी प्रेजेंट है तब भी उसको 1 वैल्यू ही हम असाइन करेंगे अगेंस्ट दैट डॉक्यूमेंट। तो इसमें जो हमने पहले मल्टीनोमियल नैव बेस का एल्गोरिदम डिस्कस किया था, उसमें प्रायर प्रोबेबिलिटी हम कैसे कंप्यूट करते थे कि हम देखते थे कि जो जो हमारे पास अगर क्लास सी जे की प्रोबेबिलिटी हमने कंप्यूट करनी है, तो उसमें टोटल डॉक्यूमेंट्स कितने हैं उस क्लास के अंदर, और एक्चुअल पूरे कॉर्पस के अंदर टोटल डॉक्यूमेंट्स कितने हैं उससे हम डिवाइड कर देते थे, तो वो हमारी प्रायर प्रोबेबिलिटी जो है वो आ जाती थी। इसी तरह से जब हम लाइक्लीहुड कंप्यूट करते थे तो उसमें हम एक एक कह लें कि एक ही ह्यूज डॉक्यूमेंट बना लेते थे, सारे के सारे उस क्लास जे से बिलोंग करने वाले सारे डॉक्यूमेंट्स का एक ही डॉक्यूमेंट कंबाइन करके बना लेते थे। और फिर हम क्या करते थे कि हर वर्ड जो कि डब्ल्यू के जो कि वोकैबुलरी में आ रहा है, हम देखते थे कि वो कितनी दफ़ा अकर हो रहा है टेक्स्ट जे के अंदर, ठीक है? और उसकी बेस पे हम उस वर्ड को डिवाइड कर लेते थे टोटल वर्ड जो कि उस एक्चुअली क्लास के अंदर अकर हो रहे हैं टोटल वर्ड्स। तो उसको फिर हम एडवांस स्मूथिंग के लिए क्या करते थे कि 1 उसमें ऐड कर लेते थे। यहाँ पे वो अल्फ़ा की फॉर्म में आपको नज़र आ रहा है। तो अगर आप 1 ऐड करें तो अल्फ़ा की वैल्यू 1 होगी, या कुछ और भी अगर हम ऐड करते हैं तो अल्फ़ा की डिफरेंट वैल्यू यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं, और डिनोमिनेटर में हम अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर देंगे वोकैब्युलरी के साइज़ को। यानी कि अगर 10 टर्म्स हैं टोटल, तो 10 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे अल्फ़ा के साइज़ को, तो प्लस 10 हम कर देंगे अगर अल्फ़ा की वैल्यू 1 है और वोकैब्युलरी का साइज़ 10 है। तो ये बेसिकली मल्टीनोमियल नैव बेस का आइडिया था। अब यहाँ पे फर्दर हम ये करेंगे बूलियन मल्टीनोमियल नैव बेस के अंदर, हम डुप्लीकेट्स जो हैं वो रिमूव कर देंगे, ठीक है? और हर वर्ड टाइप डब्ल्यू के अंदर हम ओनली एक सिंगल वर्ड जो है वो रखेंगे। अगर एक से ज़्यादा दफ़ा आ रहे हैं तो उनको हम रिमूव कर देंगे। फिर हम जो कंप्यूटेशन है वो सेम इक्वेशन से ही करेंगे जैसे हमने पहले कंप्यूट किया था। प्रायर प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई किया था लाइक्लीहुड के साथ, और उसकी बेस पे हमने नई बेस जिसको मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी साइन करता है जिस क्लास को, वो वाली क्लास हम सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे भी हम उसी तरह से कंप्यूट करेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे आप देखें कि हमने पहले जो डाटा सेट डिस्कस किया था जिसमें चाइनीज़, बीजिंग चाइनीज़ और उसको क्लास असाइन थी, ये सारी जो डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास इसको अगर हम बूलियन मल्टीनोमियल लैंग्वेज में से प्रोसेस करना चाहेंगे तो पहले हम इसमें से डुप्लीकेशन जो हैं वो रिमूव कर देंगे, ठीक है? यहाँ पे इस चीज़ का जहन में रखें कि वर्ड ऑर्डर क्योंकि मैटर नहीं करता, इसलिए ये क्योंकि ये बैगा वर्ड अप्रोच हम यूज़ कर रहे हैं तो इसमें
सेंटेंसेस का कोई सीक्वेंस रहता है या नहीं रहता, वो मैटर नहीं करता। हमने जस्ट अगर चाइनीज़ एक दफ़ा आ गया है किसी डॉक्यूमेंट के अंदर, तो अगर बाकी कहीं पे भी चाइनीज़ आ रहा है तो उसको हमने रिमूव कर देना है। इस तरह से ये जो अब हम डाटा प्रोसेस करेंगे, वो हम ये वाला डाटा जो है, उस पे प्रोसेसिंग जो है वो सारी की सारी परफ़ॉर्म करेंगे। तो ये बूलियन मल्टीनोमियल नैव बेस के अंदर हम इस तरह से पहले डाटा को प्री-प्रोसेस कर लेते हैं। तो ये बेसिकली जो है ये आइडिया है, और बाकी सारा प्रोसेस नैव बेस का उसी तरह से होगा। और ये एक और इसका वेरिएंट होता है नैव बेस का, व्हिच इज़ नोन एज़ मल्टीवेरिएट बर्नौली नैव बेस। तो ये अभी हमने जो आपको बूलियन फीचर का या बाइनराइज्ड मल्टीनोमियल नैव बेस बताया, ये एक्चुअली डिफरेंट है मल्टीवेरिएट बर्नौली नैव बेस से, ठीक है? तो ये इसको इससे कंफ्यूज नहीं करना, वो एक डिफरेंट मेथड है और एक्चुअली वो इतना बेहतर जो है वो परफॉर्म नहीं करता। अच्छा, इसमें एक आइडिया जो है वो आपके लिए मैं आप इस पे सोचिएगा, और देखिएगा कि क्या वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकता है। हमने जब टर्म फ्रीक्वेंसी की बात हम कर रहे हैं, तो टर्म फ्रीक्वेंसी के अंदर हमने पहले ये देखा कि नैव बेस जो है, उसमें हम टर्म्स का टोटल काउंट जो है, उसको यूज़ करते हैं, और उसकी बेस पे हमने लास्ट वीक के अंदर जो वीडियोज़ देखी थी, उसमें देखा था कि किस तरह से हम टेक्स्ट को क्लासिफ़ाई करते हैं। लेकिन सेंटीमेंट एनालिसिस के हवाले से जब मैंने बात की, उसमें मैंने ये कहा कि आप बाइनराइज़्ड या बूलियन फीचर्स जो हैं, वो यूज़ कर लें नैव बेस के अंदर। और उसमें एक अगर टर्म प्रेज़ेंट है किसी डॉक्यूमेंट के अंदर, तो उसको वन टाइम ही कंसीडर करें जितनी दफ़ा भी आ रही है। इसका एक और अल्टरनेटिव ये भी हो सकता है कि हम फ्री लॉग ले लें उसका। आपको याद होगा कि हमने जो टर्म फ्रीक्वेंसी के हवाले से जब डिस्कस किया था इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के कॉन्टेक्स्ट में, तो वहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि आप एक टर्म जो है उसका उसकी फ्रीक्वेंसी जो है उसका लॉग लेके उसको यूज़ करें, ठीक है? तो यहाँ पे भी आप उस कॉन्सेप्ट को भी देख सकते हैं कि अब 3 ऑप्शंस हैं आपके पास कि आप एक तो रॉ टर्म फ्रीक्वेंसी जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आप जस्ट टर्म की प्रेज़ेंस या एब्सेंस जो है उसकी बेस पे मल्टीनोमियल नैव बेस को यूज़ कर सकते हैं। और तीसरा ये है कि आप फ्रीक्वेंसी जो है उसका लॉग ले लें और उसको जो है वो फिर नैव बेस के अंदर यूज़ करें। तो ये आप यूँ कह लें कि ये 3 डिफरेंट मेथड्स हैं वेट करने के, वेटिंग देने के वर्ड्स को। तो वर्ड्स को या ये जो फीचर्स हमारे पास आ रहे हैं, इनको जैसे आप वेट्स असाइन करेंगे, उसकी बेस पे फिर मल्टीनोमियल नैव बेस जो है वो क्लासिफिकेशन जो है वो परफॉर्म करेगा, ठीक है? तो ये डिफरेंट मेथड जो है ये आप यूज़ कर सकते हैं। और फिर इसको इवैल्यूएट हम कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हम क्रॉस वैलिडेशन जो है उसको यूज़ करते हैं। क्रॉस वैलिडेशन में लेट्स से अगर हम अपने डेटा सेट को 5 फोल्ड्स में डिवाइड करते हैं, तो पहले हम 4 फोल्ड्स पे ट्रेनिंग करवा लेते हैं और 5वें पे टेस्ट करवा लेते हैं। फिर दूसरी दफ़ा हम क्या करते हैं कि 4 डिफरेंट जो हमने बनाए हुए हैं स्प्लिट्स, उन पे ट्रेनिंग करते हैं और 5वें पे टेस्ट करते हैं। इसी तरह से थर्ड टाइम जो है वो 4 डिफरेंट पे हम ट्रेनिंग करते हैं और उस पे टेस्ट करते हैं। इस तरह से हम हर एक पे जब टेस्ट करते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हैं और फाइनली हम इन पाँचों की एवरेज जो है वो ले लेते हैं। इसे हम कहेंगे 5 फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन। नॉर्मली आप देखेंगे लिटरेचर के अंदर या अपनी बुक के अंदर भी कि आप 10 फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन जो है वो करते हैं, जो कि एक स्टैंडर्ड जो है वो है कि नॉर्मली 10 फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन जो है वो की जाती है। और हर फोल्ड के लिए आप चूज़ करते हैं फोल्ड एज़ अ टेम्परेरी टेस्ट सेट। और अगर 10 फोल्ड की बात करें तो उसमें आप 9 फोल्ड्स पे जो है वो ट्रेन करवाते हैं और 10th फोल्ड जो होता है उस पे आप टेस्ट करवाते हैं और फिर उनकी एवरेज जो है वो ले लेते हैं। अच्छा, नॉर्मली मैक्सेंट और एसवीएम जो हैं वो बेहतर क्लासिफायर हैं निस्बतन नैव बेस के, लेकिन अभी हमने नैव बेस जो है उसको ही डिस्कस किया है। नैव बेस अगर हम आपके पास बहुत ज़्यादा डाटा हो तो उस वक़्त बेहतर परफॉर्मेंस जो है वो प्रोवाइड करता है।
अच्छा, इसमें एक अभी स्टिल जो है सेंटिमेंट एनालिसिस के अंदर प्रॉब्लम्स एग्ज़िस्ट करती हैं, ठीक है? और वो प्रॉब्लम्स इस तरह से हैं कि जैसे ये सबटैलिटी कुछ इस तरह की आ जाती है कि इफ़ यू आर रीडिंग दिस बिकॉज़ इट इज़ योर डार्लिंग फ्रेगनेंस, प्लीज़ वियर इट एट होम एक्सक्लूसिवली एंड टेक द विंडोज़ शट। लेट्स से किसी परफ्यूम के बारे में किसी ने ये कमेंट दिया हुआ है कि आप इसको अगर लगाना है तो आप इसको लगाएँ और घर में बैठें और विंडोज़ भी बंद कर दें। तो इसमें सेंटिमेंट को आइडेंटिफ़ाई करना काफ़ी चैलेंजिंग है, ठीक है? इसमें क्योंकि कोई नेगेटिव वर्ड्स एज़ सच यूज़ नहीं हुए हुए, तो इसलिए इसमें काफ़ी चैलेंजिंग है कि किस तरह से हम आइडेंटिफ़ाई करें कि ये पॉज़िटिव सेंटिमेंट है इस कमेंट का या नेगेटिव सेंटिमेंट है। इसी तरह से कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं और ऑर्डरिंग इफ़ेक्ट्स भी आते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस फ़िल्म शुड बी ब्रिलियंट, इट साउंड्स लाइक अ ग्रेट प्लॉट, द एक्टर्स आर फर्स्ट ग्रेड एंड द सपोर्टिंग कास्ट इज़ गुड एज़ वेल। अब इसमें सारे के सारे वर्ड्स जो हैं वो पॉज़िटिव यूज़ होते आ रहे हैं। एंड स्टैलोन इज़ अटेम्प्टिंग टू डिलीवर अ गुड परफॉर्मेंस। तो ये सारे के सारे जो हैं वो पॉज़िटिव वर्ड्स आ रहे हैं। लेकिन एंड पे लिखा हुआ है, हाउएवर इट कांट होल्ड अप। तो इसने सारे के सारे जो उसका सेंटीमेंट है वो चेंज कर दिया। पहले जो है वो पॉजिटिव वर्ड्स आ रहे हैं, तो अब अगर हम सिंपल पॉजिटिव वर्ड्स की बेस पे ही सेंटिमेंट्स को क्लासिफ़ाई करें, तो ये पॉजिटिव में होगा मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन है ये नेगेटिव सेंटिमेंट इसका, इस कमेंट का। तो इसलिए अभी काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं। अगर हम सिंपल नैव बेस एल्गोरिदम को यूज़ करते हैं तो वो किसी हद तक परफॉर्मेंस हमें देता है। लेकिन जब तक हम टेक्स्ट को जो है जो इसको डीपली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, तब तक हमारे लिए इसमें प्रॉब्लम्स हैं। जैसे ये दूसरी एग्जांपल अगर आप देखें तो इसमें भी है कि नॉट सो गुड आइदर, आई वाज़ सरप्राइज्ड। तो इसमें वेरी टैलेंटेड का वर्ड भी है जो कि पॉजिटिव सेंटीमेंट दे रहा है। तो यहाँ पे लेकिन ओवरऑल इसका सेंटीमेंट जो है वो नेगेटिव है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं वो स्टिल आपको फेस करना पड़ेंगी और इस पे रिसर्चर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं कि किस तरह से इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम जो है वो किया जा सकता है सेंटीमेंट एनालिसिस के टास्क के अंदर।